दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि ईरान इजराइल की ये वॉर सिर्फ एक तमाशा है, एक स्क्रिप्टेड गेम है दुनिया के कुछ ऐसे लीडर्स की जिनकी जब नीचे की जमीन खिसकने लगी तो वॉर उन्हें अपनी सत्ता बचाने के लिए एक वाजिब रास्ता नजर आया। कहीं ट्रंप, नेतन्याहू और खामेनी सब इसमें अपना अपना रोल तो प्ले नहीं कर रहे। ये दुनिया के 3 सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर्स हैं, एक राइट विंग पॉपुलिस्ट अमेरिकन, एक अल्ट्रा नेशनलिस्ट इजरायली और एक हार्ड लाइन इस्लामिक शिया क्लेरिक। क्या सच में ये एक दूसरे के एनिमीज हैं या फिर एक दूसरे को पावर में बनाए रखने के साझेदार? क्या है हेडलाइंस के पीछे का वो सच जो आपको दिखाया नहीं जा रहा? यही समझेंगे आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है द हिडन रियलिटी ऑफ ईरान इजराइल वॉर। लेकिन उससे पहले हमारी वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, ये बिल्कुल फ्री है। हिस्ट्री ऑफ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। ईरान में 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ही ईरान का ऑफिशियल स्टैंस एंटी इजराइल रहा है। वो इजराइल को एक लेजिटिमेट स्टेट मानता ही नहीं है। उसने पैलेस्टाइन को हमेशा सपोर्ट किया है और कई ईरानियन लीडर्स इजराइल को कैंसर और ट्यूमर तक कह चुके हैं। वहीं इजराइल के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी हॉक्स भी मान चुके हैं कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन बनाया तो इजराइल के लिए ये एक्सटेंशियल थ्रेट होगा, इसलिए वो ईरान के वजूद को ही अपने लिए खतरा मानते हैं। हाउ इट स्टार्टेड। अक्टूबर 7, 2023 यही वो तारीख थी जिस दिन हमास ने इजराइल पर एक ब्रूटल अटैक किया, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा को नर्क बना दिया। मिडिल ईस्ट में सुलगी इस आग का धुआं अब तेहरान तक पहुंच गया है। पैलेस्टाइन, लेबनान और येमेन, इन सभी देशों में ईरान सपोर्टेड मिलिशिया ग्रुप्स जैसे कि हमास, हिजबुल्लाह और हुतीज तो लंबे वक्त से इजराइल को चैलेंज करते आ रहे थे, पर ये सब प्रॉक्सीज के जरिए ही हो रहा था। लेकिन अब पहली बार इजराइल और ईरान एक दूसरे पर सीधा हमला करें तो सबसे पहले नजर डालते हैं इस वॉर की क्रोनोलॉजी पर जो हमें दिखाई गई। जून 13-14 की रात को अचानक ही इजराइल ने तेहरान के पास की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर साइट्स पर सरप्राइज एयर स्ट्राइक कर दी। इन स्ट्राइक के टारगेट थे नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट साइट, अराक हेवी वाटर रिएक्टर और मिसाइल स्टोरेज डिपोट्स। ईरान ने रिटेलिएट करते हुए 70 से भी ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स इजराइल पर दागी। तेल अवीव, बीरशेबा और जेरूसलम में जान माल का भारी नुकसान हुआ। इसके बाद इजराइल ने अराक और इस्फहान स्थित न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर फिर से एयर स्ट्राइक की, जिसमें रिपोर्टेडली ईरान के कई मिलिट्री पर्सोनल और साइंटिस्ट मारे गए। इसके बाद तो ईरान ने इजराइल पर बम और मिसाइल्स की बारिश कर दी। मोसाद के हेडक्वार्टर्स, इजराइल का स्टॉक एक्सचेंज और कई मिलिट्री और सिविल बिल्डिंग्स को ईरान की मिसाइल्स ने मलबे में बदल दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कर दिया है कि ये एक फुल फ्लेज्ड वॉर है और वो अब नहीं रुकने वाली। अमेरिका को वार्निंग देने के बावजूद अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नातांज और इस्फहान को निशाना बनाया। ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसेस को निशाना बनाया, लेकिन ज्यादातर मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर ली गई। और इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से ईरान इजराइल का सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। Now, why it seems scripted? ये पूरा सिनेरियो इतना ड्रामेटिक क्यों लगता है? इसका जवाब मिलेगा जब आप सभी मेजर स्ट्राइक्स को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, जिनकी टाइमिंग, लोकेशंस और इम्पैक्ट सब कुछ ऐसा लगता है जैसे पहले से ही कंट्रोल में था, जैसे कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा हो। यूएस के ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमले की ही एग्जाम्पल लें तो बता दें कि ईरान यहाँ अपने यूरेनियम की एनरिचमेंट करता है और सैटेलाइट इमेजेस से ये साफ हो चुका था कि फोर्डो के आसपास की सेंसिटिव लैब्स और पर्सनल क्वार्टर्स को पहले ही इवैक्यूएट कर दिया गया था। यूएस इंटेलिजेंस इस बात को अच्छे से जानती थी कि यहाँ एक्टिविटी लो है और मेजर साइंटिस्ट वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसे निशाना बनाया गया। इस फैसिलिटी पर अटैक को ट्रंप ने ऐसा दिखाया जैसे ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को ही ध्वस्त कर दिया हो, जबकि डैमेज मिनिमल था। पर इसके जवाब में ईरान ने जब कतर में स्थित यूएस एयरबेस को निशाना बनाया तो ये भी कोई सरप्राइज अटैक नहीं था। यूएस ने पहले से ही अपने पर्सनल और एयरक्राफ्ट यहाँ से रिलोकेट कर लिए थे, तो जब ईरान को पता था कि बेस खाली है, फिर भी उसने उसी पे मिसाइल क्यों छोड़ी, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक पैटर्न नजर आता है कि स्ट्राइक्स वहां हो रही हैं जहां पहले से लोग हटा दिए गए हैं। आज सैटेलाइट का जमाना है और ऊपर से सब कुछ दिखता है, फिर चाहे वो इवैक्यूएशन हो या मूवमेंट हो या फिर इंफ्रारेड सिग्नेचर्स। ऐसे में जब आप जानते हैं कि दुश्मन रेडी है तो अटैक करने का क्या स्ट्रेटेजिक सेंस बनता है, समझ नहीं आता। फुल स्केल वॉर में सरप्राइज रियल होते हैं, टारगेट्स अनएक्सपेक्टेड होते हैं और सब तरफ केओस होता है, जबकि यहाँ तो सब टेलीग्राफ्ड है, मतलब पहले ही हिंट मिल जाता है किसको कब हिट किया जाएगा। यही पॉइंट प्रूव करता है कि ये वॉर एक कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि एक स्क्रिप्टेड फाइट है, जिसमें लीडर्स अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए वॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे कि इन वर्ल्ड लीडर्स को ऐसे जंग से आखिर क्या फायदा होता है, तो एक एक करके जानते हैं कि इस पूरे एपिसोड से नेतन्याहू, ट्रंप और खामेनेई को क्या फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की।
नेतन्याहू इजराइल में करप्शन ट्रायल्स फेस कर रहे हैं और उनके खिलाफ इजराइल में काफी सिविल अनरेस्ट भी है। इसी से डाइवर्ट करने के लिए नेतन्याहू बार बार इजराइल को एक्सटेंशियल थ्रेट बताते नजर आते हैं और अपनी जनता को न्यूक्लियर थ्रेट का खतरा बताकर मोबिलाइज करने का काम करते हैं। अब चूंकि वॉर के टाइम पे नेशनल यूनिटी बढ़ जाती है और पब्लिक डिसेंट को वॉर के नाम पर आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए जब तक ये वॉर चलती रहेगी उनकी कुर्सी पर कोई खतरा नहीं। अयातुल्लाह खामेनी। ईरान में इस्लामिक कट्टरवाद की जो जड़ें फैल चुकी हैं, यूथ उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन और पब्लिक प्रोटेस्ट, स्पेशली महासा अमीनी प्रोटेस्ट के बाद बहुत बढ़ गए थे। ऐसे में ईरान सरकार के लिए भी इजराइल और अमेरिका को खतरा बताकर इंटरनल डिसेंट को क्रश करना आसान हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप इस तिगड़ी के सबसे ड्रामेटिक कैरेक्टर हैं, जिनकी किस बात पर यकीन किया जाए और किस पे नहीं, ये कहना इम्पॉसिबल है। फेल होती इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैकफायर करती टैरिफ वॉर और पंक्चर हो चुका अमेरिका फर्स्ट कैंपेन, इन सब ने ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरा दी थी और एक्सपर्ट्स कहने लगे थे कि ट्रंप अपनी टर्म को पूरा कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे में ईरान से न्यूक्लियर टॉक्स के दौरान इजराइल से उस पर ऐसा हमला करवाना, फिर वॉर ज्वाइन ना करने की बात कहकर ईरान की खाली पड़ी न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करना और फिर खुद अपने हिसाब से दोनों देशों के बीच सीज फायर डिक्लेयर कर देना। कहीं ना कहीं ट्रंप इन सब में खुद को शांति का मसीहा प्रूव करना चाहते हैं और ये मेगा प्लान उन्हें नोबेल पीस प्राइज के और करीब ले जाने का काम करता है, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भी ट्रंप ने कुछ ऐसा ही किया था और अपने मुंह से ही दर्जनों बार कहते नजर आए थे कि मैंने रुकवाई ये वॉर, और फिर पाकिस्तान भी उनका नाम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करता नजर आया था। दोस्तों, असल में डोनाल्ड ट्रंप के पास वो सब कुछ है जो इस दुनिया में पैदा हुआ कोई भी इंसान पा सकता है। पैसा है, संपत्ति है, दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंट का पद है और ऐसी कोई चीज नहीं जो उनके लिए इम्पॉसिबल हो। अब वो चाहते हैं कि इतिहास के पन्नों में अमर होना और नोबेल प्राइज इसका एक उम्दा जरिया हो सकता है। हु वॉन द वॉर? खाली बिल्डिंग्स पर मिसाइलें गिराना हो या फिर लड़ते लड़ते भी दुश्मनों को सेफ रखना, हेडलाइंस फुल ऑन लेकिन कैजुअलिटीज कम से कम। इस वॉर में ऐसे कई साइंस देखने को मिले जिनके चलते विश्लेषक इसे एक कोरियोग्राफ परफॉर्मेंस बता रहे हैं जिसमें सबका फायदा हुआ। ईरान की सरकार के लिए कहने को हो गया, देखो हमने यूएस इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया। इजराइल कहेगा, देखो हमने ईरान के न्यूक्स डिस्ट्रॉय कर दिए, और यूएस गवर्नमेंट कहेगी कि हम है सरपंच और हमने करवाया है सीज फायर। इसलिए चाहे इन सब लीडर्स की मिली भगत ना भी हो, लेकिन इसमें इन सभी का म्यूचुअल इंटरेस्ट जरूर था। ये अच्छे से जानते हैं कि जब तक इनके देश में वॉर के चलते पब्लिक इमोशंस भड़के रहेंगे, तब तक इनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। और जनता उनके ड्रोन और मिसाइल्स अटैक से बच भी जाए तो अपने नेताओं के प्रोपेगेंडा से बचकर कहां ही जाएगी। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल वॉर के इस एनालिसिस के बारे में आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट्स करके लिखकर जरूर बताएं। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो दोस्तों के साथ तो शेयर कर दो और ऐसी और भी इंसाइटफुल वीडियोस के लिए देखते रहें फैक्टिफाइड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।